सर। जी आइए। नमस्ते, टेक योर सीट। थैंक यू सर। ठीक है प्रियांशी, तो मेरे ख्याल से हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि बिना अपने जाति धर्म समुदाय का कोई उल्लेख किए हुए या अपना नाम दोहराए हुए आप अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दें। सर, मैं फतेहपुर जनपद से बिलोंग करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है और मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के पद पर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में कार्यरत हूँ। आपका ग्रेजुएशन किस विषय में और किस साल में हुआ था? सर, 2016 में कानपुर यूनिवर्सिटी से BA हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी। ठीक है, और आपने किस विषय के साथ ये परीक्षा दी है? ज्योग्राफी। भूगोल के साथ दी है। और फिलहाल आप लेखपाल के पद पर हैं। आपकी रुचियाँ और शौक क्या हैं? सर, मुझे वेस्ट चीज़ों से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाना पसंद है। वेस्ट। अच्छा, आप फिलहाल रेवेन्यू लेखपाल हैं, लेखपाल के पद में हैं। क्या आप मुझे राजस्व विभाग का पूरा ढांचा बता सकती हैं? लेखपाल से लेकर शुरू कीजिए और DM तक जाइए। सर, लेखपाल सबसे जमीनी स्तर पर होता है, उसके ऊपर कानूनगो होते हैं। एक कानूनगो के अंडर में कई सारे लेखपाल होते हैं और कई कानूनगो के ऊपर नायब तहसीलदार और तहसीलदार का स्तर होता है और उनके ऊपर SDM होते हैं, उपजिलाधिकारी, जो तहसील स्तर के प्रमुख होते हैं। और सारी तहसीलों के जो प्रमुख होते हैं जिलाधिकारी होते हैं, उनके अंडर में कई सारे जितनी भी तहसीलें होती हैं उनके उपजिलाधिकारी आते हैं। तो फिलहाल आप बस्ती जिले में। यस सर। मुझे बताइए कि बस्ती जिले में कौन कौन सी तहसील है? सर, बस्ती जिले में 4 तहसीलें हैं, बस्ती सदर, हरैया, भानपुर और उधौली। कि अभी हाल में ये कहा गया कि लगभग 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास देश में कोरोना के सेकेंड उसका लगभग पीक होगा, जिसका मतलब है कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस, शायद 2 लाख के आसपास केसेस होंगे। और यही समय है जिस समय देश कुंभ, जो कि पूरी दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा समूहबद्ध होना है, उसे आयोजन। क्या हम एक बहुत गैर जिम्मेदार देश हैं? नहीं सर, गैर जिम्मेदार देश नहीं है हम। फिर कुंभ के बिना क्या, किसे क्या परेशानी है? अगर इतनी बुरी महामारी है तो कुंभ को रद्द क्यों नहीं कर दिया जा रहा? सर, कुंभ इसके कई आर्थिक पक्ष भी हैं कुंभ के आयोजित करने के। आर्थिक पक्ष मतलब फायदे या नुकसान? फायदे। क्या फायदे उनके कुंभ से? सर, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। वो टूरिस्ट इतने सारा कोरोना लेके पूरी दुनिया में जाएंगे, देश में जाएंगे, उससे क्या लाभ होगा? नहीं सर, उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। अगर प्रिकॉशन से रुकता होता उस तरीके से तो दूसरी वेव क्यों आती? सर, दूसरी वेव तो डबल म्यूटेशन के कारण भी आ रही है। वो तो वहाँ जाएंगे तो एक और म्यूटेशन होगा। फिर अगर आपको निर्णय लेना हो, ये पूरी तरह से आपके निर्णय पर आधारित है, तो आप कुंभ होने देंगे या उसे प्रतिबंधित करेंगे? आपकी मानवता और आपका धर्म, इन दोनों के बीच टकराव। सर, मैं पहले देखूंगी कि किस स्तर से कोरोना बढ़ रहा है, उसकी रेट क्या है। बता दीजिए। पीक होने वाला है, जिस समय कुंभ शुरू होगा देश में कोरोना का पीक होगा। दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, 14-15 अप्रैल। तो सर, मैं रोक सकती हूँ। ठीक है प्रियांशी। पानीपत में मराठों की हार हुई। मराठों की हार में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका थी? सर, मराठा जो थे वो दक्कन प्रदेश के थे और वो पानीपत जो क्षेत्र था वो मैदानी क्षेत्र था। दक्कन प्रदेश का होने की वजह से उनमें जो छापामार युद्ध पद्धति होती है उसमें वो प्रवीण थे, लेकिन मैदानी क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए वो उतने पारंगत नहीं थे। और कोई? सर, भौगोलिक दृष्टिकोण से एक ही रीजन थे। युद्ध जनवरी में हुआ था, तो मराठे जो है वो ठंड के अनुकूलता को। यस सर। ये बताइए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में जानती हैं? यस सर। क्या है? सर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये चाइना की एक रणनीति मानी जाती है भारत को घेरने के लिए, जिसमें चाइना भारत के जो समीपवर्ती सीमावर्ती देश हैं उनमें अपना आधिपत्य कायम करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, इस तरह से भारत को किनारे किनारे एक श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे वो अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है ताकि भारत से कुछ भी उसको अगर चुनौती मिले तो वो उसको काउंटर कर सके। बहुत अच्छा। नेकलेस ऑफ डायमंड के बारे में जानती हैं? सर, ये भारत की पॉलिसी मानी जाती है चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। मतलब चीन की पॉलिसी पता है और भारत की पॉलिसी पता ही? कोशिश कर सकती हूँ बताने की। आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पर भारत अपने थोड़ा सा। चलिए बताइए। सर, जैसे भारत ने ईरान में चाबहार लिया तो वो पाकिस्तान के ग्वादर को काउंटर करेगा और श्रीलंका में भी भारत कोशिश कर रहा है और म्यांमार में भी भारत ने सितवे पोर्ट पे उसके लिए समझौता किया है।
तो भारत वो सारी जहां जहां पे चाइना अपने पोर्ट्स अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत भी वहां पे चाइना को काउंटर करने के लिए समझौते कर रहे हैं उन देशों के साथ। प्रियांशी, आप एक बहुत शानदार कैंडिडेट हैं। अभी आप ब्यूरोक्रेसी के बहुत बिल्कुल बुनियादी स्तर पर हैं, लेकिन आप सिस्टम के अंदर हैं, जिसका लाभ आपको स्वाभाविक है कि मिलेगा। दूसरा, आपका व्यक्तित्व में एक तरह का स्पार्क साफ साफ समझ में आता है। आपके अंदर, आपकी अंदर एक तरह की स्मार्टनेस दिखाई देती है। एंट्री आपकी अच्छी है, आपका ग्रीट करने का तरीका ठीक है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, फ्लो अच्छा है। एक आध जगह पर थोड़ा सा स्पीड लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता, लेकिन कभी कभी हल्का सा ये संकेत मिलता है कि जैसे कि आप हड़बड़ाहट में, उसको, उस गति को थोड़ा सा कम करेंगे तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। अभी भी आप बहुत अच्छे से बोल रही हैं। ठीक है, थैंक यू। लाउडनेस वगैरह, वॉल्यूम वगैरह ठीक है, केवल स्पीड की बात करें, ठीक है। वो एक आध जगह पर बीच में जब आप स्माइल करती हैं अच्छा लगता है, लेकिन एक आध इंस्टेंस ऐसा है जब वो स्माइल जो है वो लाफ्टर के क्लोज पहुंच जाती है, ठीक है ना। मुस्कुराहट जो है वो हंसी के आसपास पहुंच जाती है। वहाँ पर भी बुरा नहीं लगता। वहाँ पर बोर्ड मेंबर्स हम लोगों से भी कुछ सीनियर होंगे, तो हो सकता है उन्हें बुरा और कम लगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अनौपचारिक लगने की आशंका होती है। तो स्माइल इज गुड। कोशिश करें कि लाफ्टर को, मतलब हंसी को रोक सकती है। अदरवाइज कम्युनिकेशन यू आर डूइंग वंडरफुल। आपका स्ट्रेंथ है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी और आपका एनालिसिस, और नॉर्मली यही वो गुण हैं जिनको देखने की कोशिश बोर्ड मेंबर्स करते हैं। तो फिलहाल आप यू आर रेडी टू गो। ऐसा कोई परेशानी वाला क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहा। एक आध जगह पे जैसा आपने कहा, लगता है कि थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे तो आपका और अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन अदरवाइज भी आपकी समझ जो है, तैयारी, समझ और विश्लेषण तीनों ठीक लग रहा है, ठीक है। एक आध जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा जल्दी शुरू कर देती हैं, इस वजह से आपके विश्लेषण में जो थोड़ी सी और गहनता आ सकती है वो बाद में आती है, और आपको थोड़ी देर के बाद एक टर्न लेना पड़ता है। यस सर। एक वाक्य, डेढ़ वाक्य बोलने के बाद आपको टर्न लेना पड़ता है। ऐसे कैंडिडेट्स को मेरी सलाह ये होती है कि अपने उत्तर को 1 सेकंड लेट शुरू करें, प्रश्न पूरा करने दें। जब प्रश्न खत्म हो जाए तो उसके बाद 1 सेकंड, इसके लिए पूछने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 1 सेकंड बहुत कम पीरियड है, लेकिन तुरंत उत्तर शुरू ना करें। ओके सर। उससे आपको लाभ क्या मिलेगा? आप अपने उत्तर को पहले से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे, और आपको पता होगा कि किस दिशा में जाना है। इस सबके लिए कॉन्शियसली कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये कर लीजिए कि मैं तुरंत उत्तर नहीं दूंगी, मैं सुनने के बाद 1 सेकंड के बाद उत्तर शुरू करूंगी, भले ही मुझे उत्तर आता हो, ठीक है ना। इससे ये भी लगता है कि आप स्थिर हैं, ठीक है ना, आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देती है, वेल थॉट आप फैसले लेती है, समझ में आता है। पर्सनैलिटी जांचना मुख्य उद्देश्य है, जानकारी जांचना तो उद्देश्य है ही नहीं, ठीक है ना। बोर्ड मेंबर्स जब कभी इंसिस्ट करते दिखाई दें तो ऐसी स्थिति पे आप क्या कर सकते हैं? एक स्टेप पीछे ले सकते हैं, जैसे कि ज्वार और समय हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे में नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि ये बराबर का कम्युनिकेशन है नहीं, ठीक है ना। तो अगर बराबर का कम्युनिकेशन होता है तो आप अड़ सकते हैं। क्योंकि ये बराबर का कम्युनिकेशन नहीं, तो आपने एक बार अपनी बात कही, दूसरी बार कह दी, उसके बाद एक स्टेप पीछे हो जाइए। उसमें ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि आप ही सही बोल रहे हैं, आप केवल कहते हैं ठीक है सर, मैं इस पर फिर से देखूंगी, बात कर, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जनरली बहुत अच्छी हैं, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। और आई एम श्योर कि उन लोगों को भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।